नाज़रीन, गजा पर बड़े हमलों की तफसीलात सामने आ रही हैं। इसराइल की जानिब से जमीनी और फिजाई लार्ज स्केल अग्रेशन रिपोर्ट किया जा रहा है और बड़ी तादाद के अंदर शहादतें और जख्मी गजा के अंदर इस वक्त रिपोर्ट किए जा रहे हैं। और यमन और अमेरिका की शदीद तरीन लड़ाई इस वक्त जारी है और बहुत नेक्स्ट लेवल के जो एस्केलेशन और एक्सपेंशन है वो हमें वहां पर देखने को मिल रही है। मुसलसल जो है वो अमेरिका अटैक कर रहा है और यमन जो है वो मुसलसल उसका जवाब दे रहा है। ईरान ने यह कहा है कि अगर मिडिल ईस्ट में किसी ने भी अपनी बेसिस अमेरिका को दी तो फिर वो निशाने के ऊपर होगा। और इसके साथ साथ ईरान ने इंडियन ओशन के ऊपर भी जो अमेरिका और बरतानिया की बेस है उसको भी निशाने के ऊपर ले लिया है। इस वक्त मिडिल ईस्ट से अमेरिका अपने बॉम्बर्स को इंडियन ओशन के अंदर शिफ्ट कर रहा है, लेकिन उसको भी ईरान ने निशाने के ऊपर ले लिया है। इस पर हम बात करेंगे। हिजबुल्लाह मैदान के अंदर आई है और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वो ऑपरेशंस का आगाज कर सकते हैं। तो कशीदगी जो है वो हमें तमाम फ्रंट्स के ऊपर इस वक्त नजर आ रही है। ताजा तरीन जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आज मिडिल ईस्ट के अंदर ईद मनाई जा रही है और मिडिल ईस्ट के तमाम लोग जो ईद मना रहे हैं उनको ईद मुबारक। और जनवरी के अंदर नाज़रीन जब सीज फायर हुआ था तो फलस्तीनी बहुत खुश थे और उसके बाद फिर रमजान आ गया और फलस्तीनियों ने रोजे रखना शुरू किए और फलस्तीनियों को उम्मीद थी कि अभी जो ईद आएगी उसमें उनके ऊपर बमबारी नहीं हो रही है, उनके सरों के ऊपर जब वो बम नहीं गिर रहे होंगे और फाके नहीं होंगे। लेकिन बदकिस्मती के साथ ऐसा हुआ नहीं। आज मिडिल ईस्ट के अंदर ईद मनाई जा रही है, गजा के अंदर ईद है, वेस्ट बैंक के अंदर ईद है, मगर गजा के जो लोग हैं वो इस वक्त बमबारी बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके सरों के ऊपर बम गिर रहे हैं। वेस्ट बैंक के अंदर भी एग्रेशन हो रहा है और लोग जख्मी हो रहे हैं, लोग शहीद हो रहे हैं और ऊपर से एड ब्लॉकेड 21st सेंचुरी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। दुनिया के किसी कोने में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती 21st सेंचुरी में एड ब्लॉकेड करना। तो एड ब्लॉकेड की वजह से फिर फाके भी हैं, भूख भी है, प्यास भी है और बदहाली वहां पर है। बड़ी मुश्किल के अंदर लोग हैं और ऊपर से बमबारी हो रही है, शहादतें हो रही हैं और जख्मी हो रहे हैं। और साथ इजराइल ने रफा के अंदर इस वक्त ग्राउंड एग्रेशन का आगाज कर दिया है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आज बरोज ईद रफा के अंदर इसराइल ने मजीद बड़ी तादाद के अंदर फौज है वो दाखिल कर दी है और ग्राउंड अग्रेशन को एक्सपेंड कर दिया है। कल रात नाज़रीन जब मिडिल ईस्ट के अंदर ईद का चांद नजर आया तो उसके बाद आपको पता है क्या हुआ? उसके चंद मिनट के बाद, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद या आधे घंटे के बाद इसराइल की जानिब से गजा पर लार्ज स्केल बमबारी का आगाज हो गया। ये सिर्फ चंद मिनट के बाद ईद का चांद नजर आने के गजा में लार्ज स्केल बमबारी का वहां पर आगाज हुआ और इतनी खौफनाक बमबारी थी। गजा के कोने कोने के अंदर बम गिर रहे थे और धमाकों की आवाजें थी। ऐसे लग रहा था कि गजा जैसे लरज रहा है और वो जो आग के शोले वो दूर से देखे जा सकते थे रात में। और गजा की इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है तो बम गिरते थे और वो आग के शोले जो हैं वो बहुत दूर तक जो है वो देखे जा सकते थे। और कल रात से ही बमबारी का आगाज हुआ और अभी कुछ देर पहले जो है वो जो ग्राउंड एग्रेशन है उसमें भी एक्सपेंशन कर दी गई है। तो देखिए, बड़ी बातिल ताकतें इस दुनिया के अंदर रही हैं, इस प्लेनेट के ऊपर रही हैं और इसी मिडिल ईस्ट के अंदर रही हैं और उन्होंने फिर इबरतनाक उनका अंजाम भी हुआ है। लेकिन आज के इस दौर में जिस बातिल ताकत का हम सामना कर रहे हैं ये खुदा की पनाह। इससे आप देखिए, ईद है आज, ईद उसकी मुनासबत से यानी चांद नजर आया है, चांद नजर आने के कुछ मिनट के बाद बमबारी की गई है और आज ईद मनाई जा रही है। और आज कुछ देर पहले उनकी जानिब से जो है वो ये ग्राउंड एग्रेशन का भी आगाज कर दिया गया है और ये बिल्कुल वाज़ेह है कि एक मैसेज इस्लामी दुनिया को इससे दिया गया है ये सारा जुल्म करके। जरा कुछ हेडलाइंस देखिए। लार्ज स्केल अटैक बाय द इजरायली आर्मी इन द गाजा स्ट्रिप इज अंडरवे एंड द साउंड्स ऑफ एक्सप्लोजन्स are being heard in the envelope area. Israeli occupied forces launch Rafah ground invasion to expand security zone in Gaza. Israeli occupation forces announced the start of ground operation in Rafah area aiming to expand the security zone in southern Gaza. In recent hours, Israeli forces have launched a ground operation in the Al Junaina neighborhood of Rafah. रफा के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर उनकी बड़ी तादाद के अंदर जो फौज दाखिल हो रही है। किलिंग एंड वुंडिंग hundreds of civilians जब वो जख्मी हो रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। और फिर अल जजीरा देखिए, इजराइल किल्स 9 इन गाजा एज पैलेस्टीनियंस मार्क ईद उल फितर। ये आज फलस्तीनियों की ईद है। और वेस्ट बैंक के अंदर देखिए, इजरायली एग्रेशन ऑन वेस्ट बैंक कंटिन्यूज, रेजिस्टेंस कन्फ्रंट्स। वहां पर भी इजराइल एग्रेशन कर रहा है और जहां रेजिस्टेंस मौजूद है वो मुकम्मल तौर पर इजराइल का सामना वहां पर कर रही है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट देखिए, किस तरह से औरतें और बच्चे सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं, सबसे ज्यादा उनकी शहादतें और वो जख्मी हो रहे हैं और किस तरह फाकों की सूरत हाल है। यूएन सेज
women, children most impacted by Israel war on Gaza. The World Food Program retweeted that hundreds of thousands, यानी लाखों की तादाद के अंदर Palestinian in Gaza Strip are at the risk of severe hunger. अब देखिए ना, severe hunger, फाकों की सूरत हाल है इस वक्त फलस्तीनियों के। रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और ऊपर से ये बमबारी है। तो ये इस वक्त इजराइल का हम अग्रेशन देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं कि एक डिवाइन प्रॉमिस है, और वो डिवाइन प्रॉमिस इनकी डिस्ट्रक्शन का है, और वो एक ना एक दिन जो है वो पूरा होकर रहेगा। ठीक है ना, वो डिवाइन प्रॉमिस पूरा होना ही होना है। कुदरत की लाठी पड़नी ही पड़नी है। और बाकी ये जो बैठे हुए हैं इर्द गिर्द के ममालिक और खामोशी के साथ देख रहे हैं, कुछ भी करने से इस वक्त कासिर हैं, ये भी तारीख के कटहरे के अंदर खड़े होंगे। ठीक है, और जो कुदरत की लाठी वो एक दिन जरूर इन जालिमों के ऊपर पड़ेगी। इजराइल के अंदर से मैं कुछ बातें आपके सामने रखता हूं। इजरायली जो प्रिजनर फैमिलीज हैं उनके जरा स्टेटमेंट्स देखिए। आवर सन्स आर बीइंग किल्ड इन द हेल ऑफ गाजा बाय ऑर्डर ऑफ नेतन्याहू। ये वो रिजल्ट्स हैं जो इसका नतीजा निकलेगा। ये जो इजरायली अग्रेशन है, ठीक है, जिसका रोकना अरब ममालिक का काम है, इस्लामी दुनिया का काम है, पूरी इंसानियत का काम है, जो नहीं रोक रहे। ठीक है, जहां तक बात है इसके रिजल्ट्स की, तो ये इसका रिजल्ट निकलेगा। इजराइल इस एग्रेशन से बिल्कुल कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। दे आर सेलिंग अस दैट मिलिट्री प्रेशर विल ब्रिंग हमास टू इट्स नीज, बट इट्स ऑल लाई। इजरायली ये कह रहे हैं, नेतन्याहू हमें ये बता रहा है कि ये जो मिलिट्री प्रेशर है और हमारे ये जो हमले हैं, ये हमास को घुटनों के ऊपर ले आएंगे, हमास सरेंडर कर देगी, हमास हार जाएगी। तो ये झूठ है, ये इजरायली कह रहे हैं। और इसके अलावा देखिए, फॉर्मर इजरायली आर्मी चीफ नेतन्याहू अलोन इज हार्मिंग एफर्ट्स टू रीच डील एंड मस्ट बी फॉट। नेतन्याहू है सिर्फ जो डील नहीं होने दे रहा, और इससे हमें लड़ना होगा। 70% ऑफ इजरायली सेटलर्स डू नॉट ट्रस्ट नेतन्याहू गवर्नमेंट। ये इजराइल के अंदर किस वक्त सूरत हाल है। बाकी इजराइल का अग्रेशन इस वक्त जारी है और मुसलसल एक्सपैंड हो रहा है, और 16 महीने ये इससे पहले जारी रहा। कोई कसर नहीं छोड़ी गई, पूरा जोर लगाया गया। इजराइल को बरतनाक शिकस्त हुई, और अब जो ये इजराइल ने जंग छेड़ी है अमेरिका की ग्रीन लाइट के साथ, जब ये जंग रुकेगी तो इजराइल और ज्यादा डिस्ट्रक्शन के करीब होगा। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका में मीटिंग हुई आज से 4 दिन पहले, और उस मीटिंग का मकसद यह था कि गजा में जो लार्ज स्केल अटैक करना है उसकी ग्रीन लाइट वाशिंगटन से जब हासिल करना। अब उस मुलाकात के अंदर क्या हुआ ये बात तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन आज का ये हमला इस बात का सबूत है कि वहां से एक लार्ज स्केल अटैक की ग्रीन लाइट मिल चुकी है, क्योंकि मुलाकात तो आज से 4 दिन पहले हुई है और ये हमला आज हो रहा है। तो अगर ग्रीन लाइट ना होती तो रिवर्स होता मामला, लेकिन ये तो आगे एस्केलेट हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको जो है वो ग्रीन लाइट मिल चुकी है। और जिस तरह से अमेरिका खुद यमन के ऊपर हमले कर रहा है, तो वहां पर एक लंबी जंग जो है वो हमें नजर आ रही है। इस वक्त अगर हम यमन की बात करें तो एक अनप्रेसिडेंटेड स्केल की एस्केलेशन जो है उस वक्त हमें देखने को मिल रही है। द लार्जेस्ट नेवल बैटल इस वक्त रेड सी के अंदर हमें देखने को मिल रही है, जिसमें अमेरिका अग्रेशन कर रहा है कॉन्टिन्यूसली यमन के ऊपर, और यमन कॉन्टिन्यूसली उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली अमेरिका के ऊपर हमले कर रहा है। अभी यमन ने यह बताया है कि पिछले 24 घंटों के अंदर 3 मरतबा अमेरिका के साथ टकराव हुआ है। 3 मरतबा क्लैशेस जब अमेरिका के साथ हुए हैं, और दैट लास्टेड फॉर आवर्स, यानी एक मरतबा क्लैशेस हुए, वो 2-3 घंटे चलते रहे, फिर कुछ वक्फा आ गया, फिर क्लैशेस हुए, वो 2-3 घंटे चलते रहे। इस तरह पिछले 24 घंटों में ये सबसे बड़े क्लैशेस हैं। 3 मरतबा इस तरह से टकराव हुआ है। 3 मरतबा यमन ने अमेरिका के ऊपर जब अटैक किया है, उनके वॉरशिप्स के ऊपर, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। जरा देखिए, आवर फोर्सेस इंगेज्ड विद द हॉस्टाइल वेसल्स इंक्लूडिंग द यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर ट्रूमैन 3 टाइम्स विद इन 24 आवर्स। ये बड़ी गैर मामूली बात है कि 24 घंटों में 3 मरतबा उन्होंने अमेरिका के ऊपर अटैक किया। अब ये चूंकि समंदर के अंदर लड़ाई लड़ी जा रही है, अगर ये ऑन लैंड होती तो कोई बिल्डिंग तबाह होती, कोई इधर, तो वो पता चलता है भाई। अब समंदर में ना कोई मीडिया ना कोई मामला, तो उसमें स्टेटमेंट से ही में देखा जा सकता है कि किस लेवल की ये लड़ाई जा रही है। द कन्फ्रंटेशन एंड इंगेजमेंट वर कैरिड आउट बाय द यमनी आर्म्ड फोर्सेस, रॉकेट फोर्स, यूएवी फोर्स and naval force using several cruise missiles and drones। दर्जनों के हिसाब से मिसाइल्स, ड्रोन्स ये अमेरिका के ऊपर जो फायर किए गए हैं, और यमन ने कहा है कि वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहेगा और जो है वो इस अग्रेशन का जवाब देता रहेगा। अग्रेशन विल नॉट डिटर यमन एनिमी टू बी डिसिप्लिन्ड। अब ये जो यमन ने पिछले 24 घंटों में 3 मरतबा अटैक किया है, अमेरिका चूंकि मुसलसल अटैक कर रहा है कैपिटल सना के ऊपर, सादा के ऊपर, दर्जनों के हिसाब से एयर स्ट्राइक जब वो अमेरिका की जानिब से की जा रही। पहले सिर्फ रात को अटैक होते थे, अब दिन में कई मरतबा अटैक हो रहे हैं और रात को भी हो रहे हैं। एक 24 आवर वाली सूरत हाल पैदा हो चुकी है जिसको यमन रिस्पॉन्ड कर रहा है। हूती लीडर
रीअफर्म सपोर्ट फॉर पैलेस्टाइन ईद मैसेज। फलस्तीन के साथ हम खड़े हैं और यमन को ये कहने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि यमन ही है जो इस वक्त फलस्तीन के साथ खड़ा हुआ है। और देखिए रेजिस्टेंस अपनी कैपेसिटी से ऑलरेडी बड़ी जंग लड़ चुकी है और अब भी लड़ रही है। तो अगर यहां पर किसी की शिकस्त है तो वो अरब वर्ल्ड की है, वो इस्लामी दुनिया की, वो पूरी इंसानियत की है। भाई ये तो तंजीमें हैं और वो सुपर पावर्स के साथ लड़ रही हैं, दुनिया की मोस्ट एडवांस आर्मी के साथ लड़ रही हैं, जिनके खिलाफ कोई लड़ने की जरूरत नहीं कर सकता। तो ये तो बड़ी गैर मामूली जंग है जो ऑलरेडी वो लड़ रहे हैं। तो ये बाकियों को सोचना चाहिए कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, बल्कि बाकी तो जो है वो रेजिस्टेंस ही के खिलाफ प्रोपेगेंडा, बयानियां, इस तरह की चीजें करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो हथियार डाल दे, ठीक है ना, अपनों ही की तरफ से। तो बहरहाल लेबनान के ऊपर भी हम आगे चलकर बात करते हैं। ईरान को ट्रंप की जानिब से नई धमकियां लगाई गई हैं और मुसलसल यहां पर इक्विपमेंट्स अमेरिका ट्रांसफर कर रहा है, तो ईरान पर हमले का खतरा जो है वो बरकरार है। और टेलीग्राफ की अभी ये रिपोर्ट सामने आई है कि ईरान ने एक तो पूरे मिडिल ईस्ट में ये मैसेज सर्कुलेट किया है कि जिसकी बेसिस हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई तो वो हमारे निशाने के ऊपर होगा। और दूसरा, इंडियन ओशन के अंदर अमेरिका ने अपने जो बॉम्बर्स हैं वो शिफ्ट करना शुरू कर दिए हैं, मिडिल ईस्ट से निकाल कर यहां पर शिफ्ट करना शुरू कर दिए। और ईरान जो है वो इस बेस को भी निशाने के ऊपर ले रहा है। अगर अमेरिका ने अटैक किया तो फिर थ्रू आउट द मिडिल ईस्ट और इंडियन ओशन ये भी मैदान जंग बन जाएगा। ये बहुत बड़ी 21वीं सदी की सबसे बड़ी जंग होगी जो यहां पर लड़ी जाएगी। ईरान थ्रेटन्स टू अटैक यूएस यूके बेस इन इंडियन ओशन इफ ट्रंप अटैक्स। अब ये बर्तानिया की एक्चुअली बेस है और अमेरिका और बर्तानिया दोनों इसको इस्तेमाल करते हैं आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, लेकिन ये ब्रिटिश टेरिटरी थी जो कॉलोनियल पीरियड था और ये सबसे इंपॉर्टेंट बेस है और ये अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है। यहां पर जो पैसिफिक के अंदर ऑपरेशंस हैं, चाइना के खिलाफ सारा उसका मामला है, उसके लिए इंडियन ओशन वाली बेस उसके लिए बहुत जरूरी है। तो इसको ईरान ने निशाने के ऊपर ले लिया है। एनी अटैक लॉन्च्ड फ्रॉम द बेस लोकेटेड अबाउट 2000 माइल्स फ्रॉम ईरान इन द इंडियन ओशन would provoke retaliation from Iran, including ballistic missiles and drone strikes। 2000 किलोमीटर दूर है और ये ईरान की रेंज के अंदर है। 2000 किलोमीटर के ऊपर एक्यूरेसी के साथ ईरान स्ट्राइक कर चुका है, ठीक है। तो इंडियन ओशन के अंदर भी इस बेस को वो एक्यूरेसी के साथ निशाना बना सकता है और बैलिस्टिक मिसाइल वो कह रहे हैं हम फायर करेंगे और ड्रोन जो है वो फायर करेंगे। अभी ट्रंप ने कल ये कहा कि ईरान बड़े मौसर और लिथल और डेंजरस ड्रोन जो है वो बना रहा है और मेरी वॉच लिस्ट के ऊपर है। तो ईरान कह रहा है टेलीग्राफ की रिपोर्ट में कि वही जो बेस है वो हमारे ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स का निशाना होगी। और वो कह रहे हैं कि ये वाला जो थ्रेट है, द रीसेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ द 9B2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स फ्रॉम व्हाइट एयरफोर्स बेस टू द डियागो गार्सिया। 9B2 बॉम्बर्स बताया जा रहा है कि वो यहां पर डिप्लॉय किए गए इस इंडियन ओशन के अंदर, स्पार्किंग फियर्स ऑफ पोटेंशियल यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान न्यूक्लियर एंड मिसाइल साइट्स। तो इन बॉम्बर्स का आना, इससे और ज्यादा खतरा बढ़ गया है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है, उसकी तैयारी इस वक्त कर रहा है। 9B2 बॉम्बर्स ऑलरेडी कितनी बड़ी आप देख लें कि अमेरिका के जो एसेट्स हैं, मिलिट्री एसेट्स हैं वो यहां पर है, उनके जंगी तारे, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर। अब ये 9B2 बॉम्बर्स यहां पर भेजे गए हैं। ईरान हैज आल्सो ब्रॉडन इट्स थ्रेट्स। ईरान ने भी अपनी जो है ना थ्रेट्स है उनको ब्रॉड कर दिया है। वार्निंग कंट्रीज होस्टिंग यूएस बेसेस इन द मिडिल ईस्ट। और मिडिल ईस्ट के अंदर जिन ममालिक के अंदर अमेरिकी बेसेस हैं उनको वार्निंग जारी की है, इंक्लूडिंग टर्की। ये इंपॉर्टेंट बात है, टर्की को भी ईरान ने कहा है, लेकिन इसमें एक और पेचीदा मामला है। टर्की तो नेटो का मेंबर है, तो अगर वहां पर खुदा न करे ऐसा हो, और ऐसा होगा भी नहीं, लेकिन बहरहाल टेलीग्राफ की रिपोर्ट ये बता रही है कि टर्की को भी ये मैसेज दिया गया है दैट देयर फोर्सेस वुड बी टारगेट इफ एनी अटैक ऑन ईरान ओरिजिनेट्स फ्रॉम दोज बेसेस। अगर इन बेसिस से कोई अटैक ओरिजिनेट होता है मिडिल ईस्ट की किसी बेसिस से, तो फिर वो भी हमारे निशाने के ऊपर होंगे। और यमन ने भी यही मैसेज सर्कुलेट किया है कि अगर किसी ने हमारे मिसाइल जो इजराइल की तरफ जा रहे हैं रोकने की कोशिश की, तो फिर वो हमारे निशाने के ऊपर होगा। और अगर किसी ने इजराइल की मदद करने की कोशिश की, फिलिस्तीन के खिलाफ जाने की कोशिश की, तो वो भी फिर हमारे निशाने के ऊपर होगा। लेबनान के अंदर नाज़रीन क्या सूरत हाल है? लेबनान में जो बड़ी जंग का खतरा है वो उसी तरह से बरकरार है, एस्केलेशन उसी तरह से। अब जरा नेतन्याहू का स्टेटमेंट जो आया है देखिए, नेतन्याहू एंड कात्स जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, थ्रेटन ऑल ऑफ लेबनान एज हिजबुल्लाह अपहोल्ड्स ट्रूस। पूरे लेबनान को नेतन्याहू की जानिब से नई धमकी लगाई गई है, तो वहां पर वो जंग का जो खतरा है वो बरकरार है। और जैसे गजा में अब ये लार्ज स्केल अटैक हो गया है, तो लेबनान का तो सीज फायर कायम नहीं रह सकता। गजा की अगर ये जंग एक्सपैंड हो रही है तो फिर वही मिस्र, फिर वही जॉर्डन के खतरात वो और ज्यादा आगे बढ़ेंगे और लेबनान का सीज फायर जब वो चलना मुश्किल है। तो नेतन्याहू की जानिब से उधर धमकी लगाई गई है। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल की स्पीच हुई है
اور انہوں نے کہا کہ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کسی طرح کی جو نارملائزیشن ہے وہ اسرائیل کے ساتھ برداشت نہیں کی جائے گی اور ہم پوری طرح سے اسرائیل کو کنفرنٹ کرتے رہیں گے. حزب اللہ ٹو ریزورٹ ٹو الٹرنیٹیوز اف اسرائیل ایسکلیٹس. اس کا مطلب جنگ ہے کہ ہم اب الٹرنیٹیو راستے کے اوپر جانے لگے. اگر اسرائیل ایسکلیٹ کرتا ہے غزہ میں اور لیبنان کی طرف تو ہم الٹرنیٹیو یعنی ابھی تو ڈپلومیٹک محاذ ہے نا تو پھر ملٹری ایکشن جو وہ شروع ہو جائے گا. یہ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا وی کین ناٹ ایکسپٹ نارملائزیشن اور پولیٹیکل پاتھ in which Israel achieve what it failed to gain through war. اسرائیل کو جنگ کے اندر شکست ہوئی ہے اور اب یہاں پر کچھ عناصر ایسے ہیں جو اس کو اسرائیل کو وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو وہ جنگ کے ذریعے حاصل نہیں کر سکا. یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. The pillars of the Lebanese state are on the path of rejecting normalization. اسرائیل کے ساتھ کسی طرح کی نارملائزیشن نہیں ہوگی اور پورا لیبنان جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے. If Israel thinks it can establish a new equation by attacking the southern suburbs in south and the Bekaa, this will not be accepted. دیکھیے ایک ایکویشن یہ اسٹیبلش کی ہے حزب اللہ نے کہ انہوں نے ایک بڑی جنگ لڑی ہے, اسرائیل کو بہت ڈیمیج کیا ہے اور ابھی تک ان کے سیٹلرز واپس نہیں آ سکے. حزب اللہ بطور آرگنائزیشن قائم بھی ہے اور بڑی طاقت کے ساتھ موجود ہے, مین پاور بھی ہے, ان کا اسلحہ بھی ہے, ٹھیک ہے. تو ایک ایکویشن انہوں نے اسٹیبلش یہاں پر کی. اب اسرائیل اس ایکویشن کو ریورس کرنا چاہتا ہے, وہ یہاں پر اپنی ہیجمنی اور ڈومینیشن کو ریسٹور کرنا چاہتا ہے, اپنی ملٹری سپریمیسی کو دوبارہ واضح کرنا چاہتا ہے اور حزب اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا نہیں. ڈو ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ what we are saying and if Israel does not comply we will have no choice but to resort to other options. اگر اسرائیل اسکلیٹ کرتا ہے غزہ میں لیبنان میں تو پھر ہم دوسرے آپشنز کی طرف جانے لگے ہیں یعنی اٹیک کرنے کی طرف جو ہے وہ. اس کے علاوہ حزب اللہ کے مختلف جو ایم پیز ہیں ان کے بیانات دیکھیے. نو نارملائزیشن ان لیبنان, حزب اللہ پولیٹیکل بیورو ممبر. اور اس کے ساتھ ناظرین خبر یہ ہے کہ عراق نے 6 ماہ تک لیبنان کو آئل دینے کا اعلان کیا ہے. عراق ایگریز ٹو سپلائی لیبنان ود فیول فار 6 months. اور اس وقت ناظرین جو دوسری امپورٹنٹ چیز اگر آپ نوٹ کریں تو سعودی عربیہ اپنا انفلوئنس بڑھا رہا ہے. ایک وقت میں ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان سرد جنگ چلتی رہی ہے اپنے انفلوئنس کو بڑھانے کے حوالے سے. شام کے اندر کس کی حمایتی گورنمنٹ تھی؟ ایران کی. لیبنان کے اندر ایران کی. اب لیکن آپ دیکھیے کہ شام کے اندر کس کی زیادہ انفلوئنس والی گورنمنٹ آ چکی ہے؟ سعودی عربیہ کی. لیبنان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو لیبنان کے اوپر سالوں سعودی عربیہ نے کوشش کی ہے کہ وہاں پر وہ اپنا انفلوئنس وہ بڑھا سکے. اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے وہ سعودی عربیہ کے کافی قریب ہے. اچھا اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ نوٹ کریں, سوڈان کے اندر جو تبدیلی آئی ہے, جو عبد الفتاح البرہان ہیں اور انہوں نے وہ سارا کنٹرول سنبھالا ہے, وہ کس کے قریب ہے؟ وہ بھی سعودی عربیہ کے قریب ہے. اور کل عبد الفتاح البرہان کی ایم بی ایس کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے. تو سعودی عربیہ نا اس میں آپ سمجھ لیں کہ ایک بڑی انفلوئنشل پاور کے طور پر وہ ڈیفینیٹلی مڈل ایسٹ کی بہت بڑی پاور ہے, لیکن اب اس کی طاقت جو ہے وہ اور ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور بڑھ رہی ہے. سعودی عربیہ کی طاقت کے تمام ممالک کے اوپر اس کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عربیہ اس انفلوئنس کو کس لیے استعمال کرتا ہے. کیا وہ اس کو استعمال کرے گا اگینسٹ اسرائیل یا پھر وہی ایران کے ساتھ کوئی پرانی چپکلش کا آغاز نہ ہو جائے؟ امید تو اس کی نہیں ہے. چائنا ایز اے گارنٹر یہاں پر موجود ہے, ٹھیک ہے. تو سعودی عربیہ اپنا انفلوئنس بڑھا رہا ہے تمام ممالک کے اندر اور اس کی حمایتی جو گورنمنٹس ہیں وہ آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایک بڑی تبدیلی ہے جو ریجن کے اندر آ رہی ہے, وگرنہ پچھلی 2-3 دہائیوں سے یہی لڑائی چل رہی ہے نا کس کا انفلوئنس ہوگا. تو اب سعودی عربیہ کو اس میں کافی کامیابی مل رہی ہے, لیکن دیکھنا یہ کہ کیا وہ اس کو استعمال کرے گا اگینسٹ اسرائیل. مثال کے طور پہ دیکھیے اگر یہاں سے کوئی پریشر جاتا ہے کہ حزب اللہ کو آئسولیٹ کیا جائے تو پھر اس سے تو اسرائیل کو کہیں نہ کہیں فائدہ ہوگا نا. تو بہرحال یہ بھی چیزیں ہیں جو ساتھ ساتھ دیکھنی ہیں. ترکی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ترکی کے اندر ناظرین ہمیں اسکلیشن نظر آ رہی ہے جو وہاں پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اب وہ لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ وہاں پر شریک ہو گئے ہیں, 10 لاکھ سے زیادہ لوگ شریک ہوئے اور اس کو ملین مارچ کہا جا رہا ہے. ملینز ڈیمونسٹریٹ اگینسٹ امام اوغلو ارسٹ ان استنبول. اب امام اوغلو جو ہیں وہ اگلے صدارتی کینڈیڈیٹ بھی اس وقت بن چکے ہیں. پہلے نہیں تھے لیکن جب ان کی گرفتاری ہوئی ہے تو اس کے بعد اپوزیشن نے ان کو نامزد کر دیا ہے. اب ناظرین یہ بڑا کریٹیکل معاملہ ہے. دیکھیں مظاہرے شروع ہوئے اور اب وہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں پر جمع ہو چکے ہیں. 10 لاکھ سے زیادہ لوگ نکلے ہوئے ہیں. تو اردگان اس کو کیسے روک پائیں گے؟ اب اس وقت ٹرکی کا سٹیبل ہونا بہت ضروری ہے. باوجود اس کے کہ جو بھی ان کا معاملات رہے ہیں, اس سب کے باوجود ٹرکی کا سٹیبل رہنا, ان کی گورنمنٹ کا سٹیبل رہنا اس وقت بہت ضروری ہے. مڈل ایسٹ کو بہت سارے چیلنجز ہیں, اس کے اندر ٹرکی کا کسی کرائسس کے اندر شکار ہو جانا یہ بالکل اچھی چیز نہیں ہے. اور اس وقت جو ٹرکی کے اندر لڑائی چل رہی ہے, آخری بات یہ ہے کہ یہ جو اپوزیشن کینڈیڈیٹ ہیں امام اوغلو یہ سیکولر ہیں, ٹھیک ہے. سیکولر جو آپ کہہ لیں کہ ٹریڈیشنز ہیں ان کو یہ آگے لے کر آنا چاہتے ہیں اور اردگان جو ہے وہ ان کی ذرا اسلامک آئیڈیالوجی ہے.
तो ये बड़े सालों के बाद बताया जा रहा है कि टर्की में इस तरह का टाकरा हो रहा है, एक तरफ सेकुलर और एक तरफ प्रो इस्लाम आप कह सकते हैं उर्दगान मौजूद हैं। तो ये देखना है कि ये मामला जो है वो किस तरफ जाता है। सीरिया का फ्रंट अपनी जगह पर मौजूद है, लेबनान का फ्रंट अपनी जगह पर मौजूद है, जॉर्डन मिस्र अपनी जगह पर, और मिस्र के नीचे तो फिर अफ्रीका वो सारा आपके सामने है। तो अगर गजा में जंग एस्केलेट हो गई है तो उसके अंदर फिर वो सारे खदशात अपनी जगह पर मौजूद हैं, कहीं से भी कोई नया फ्रंट जब वो इस वक्त खुल सकता है। ऑलरेडी अरब स्ट्रीट एंगर बहुत ज्यादा है और गजा के अंदर ये हमला ये उसको और ज्यादा उभारेगा और गवर्नमेंट्स के ऊपर और ज्यादा प्रेशर आने वाला है। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।